हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू नेट स्टडी जून 2021। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इसमें इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको लिया गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आप उस पैटर्न को समझें और उस बेस पे अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये इस सीरीज़ में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो पेपर 1 के लिए होते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये यूनिट 10 में आता है और ये हायर एजुकेशन सिस्टम पे बेस है और ये इसका पार्ट 4 रहने वाला है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। तो दोस्तों, इसमें नीति आयोग के बारे में पूछा गया है कि नीति आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन बी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन सी इट इज़ अ नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन डी, इट इज़ अ थिंक टैंक। तो दोस्तों, जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, क्योंकि जो नीति आयोग है वो न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है न नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है और ऑप्शन डी दिया गया है, इट इज़ अ थिंक टैंक। तो ऑप्शन सी में सी एंड डी दिया गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। तो आइए चलते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग होती क्या है उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नीति आयोग है क्या। नीति आयोग जो होती है, एक पॉलिसी कमीशन है जो, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। दोस्तों, हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट, वैसे है तो ये पूरे डिटेल में, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल, जैसा कि यहाँ दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और ये जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, थिंक टैंक, ये एक पॉलिसी जो थिंक टैंक होती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। और इसका इस्टेब्लिश करने का जो मेन एम था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करना, ताकि अ, और इन्वॉल्वमेंट होना ऐसे इनिशिएटिव की तरफ जो जो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है 15 साल, 15 ईयर्स के लिए, जो रोड मैप एक बनाती है और 7 ईयर्स के लिए विजन, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान होता है। और उसी तरह AMRUTB एक 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 ए- एक कमीशन है जो पॉलिसी मेकर पे भी काम करती है, जो और इसी के अंडर आती है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गई, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, ये चीज़ आती है इसमें। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में भी दिया गया है यहाँ। तो ये अलग अलग तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान भी यहाँ दिया गया है। अगर हम इसमें सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था। तो 2015 में हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो गवर्नमेंट थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, इन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो नीति आयोग जो है वो रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। और ये टॉप डाउन अप्रोच है। और जो इसके जो काउंसिल होते हैं, जो कंप्राइज करते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के,
और उसी के साथ साथ जो दिल्ली और पांडिचेरी के जो चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, और इसी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं अंडमान निकोबार के आइलैंड के, और वाइस चेयरमैन जो होता है, जो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसमें अलग अलग तरीके के और भी मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है। आप अपने एंड पे इस पूरे इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आई होप ये जो मैंने ये डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज एमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रोमोटेड बाई NAC NAAC। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कोर वैल्यू क्या है NAC की हायर एजुकेशन में, जो NAC द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस हमारे हैं। ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशंस among the students. Option C, inculcating a value system among students and teachers. Option D, promoting the optimum utilization of the infrastructure. तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, जो कि हमें बताता है कि जो NAC जो होता है, NAC द्वारा प्रमोट किया जाता है हायर एजुकेशन में, वो contributing to national development और fostering global competencies among the students and inculcating करना value system among student and teacher। यानी ये दोनों को लेके चलता है। इस वजह से और प्रोमोटिंग, अगर ऑप्शन डी देखते हैं, प्रोमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑप्शन सही नहीं। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी बनता है, जो कि ऑप्शन ए, बी एंड सी और सिर्फ ऑप्शन बी में है। और जैसा कि NAC के बारे में इसमें हमने डिटेल में दिया गया है कि NAC होता क्या है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो NAC होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पेपर और पेन लेके बैठें और साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि जो आपको रिवीजन के टाइम अच्छे से रिवाइज करना करें। और तो आइए और देखते हैं कि इसमें और कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन जो एसेस करती है एक्रेडिट हायर एजुकेशन को, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो फंडेड की जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो दोस्तों, यहाँ से तीन से चार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। और ये पिछले जो एग्ज़ाम गया है उसमें ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। इस वजह से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को कलेक्ट किया है और उसको एक बार अपने एंड पे टीच करने की कोशिश की है। और अगर देखते हैं तो NAC जो होता है इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और ये जो नेशनल किसकी रिकमेंडेशन पे, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में। द पॉलिसी वाज एड्रेस द इशू ऑफ डिटोरिएशन इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992। और जैसा कि ऊपर भी हेडक्वार्टर इसका पूछा गया है, यहाँ भी हेडक्वार्टर दिया गया है, बेंगलुरु में होता है। तो दोस्तों, अब ये जो पॉइंट हैं
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको रिवीजन के टाइम रिवाइज करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें आए तो वो मिस ना हो। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। वैल्यू एजुकेशन का जो सबसे अच्छा जो एक वे है प्रोवाइड करने का, वो क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट। ऑप्शन बी, लेक्चर्स डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज। ऑप्शन सी, सेमिनार्स या सिंपोजियम ऑन वैल्यूज। ऑप्शन डी, मेंटरिंग रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑफ डी है, जो कि मेंटरिंग या रिफ्लेक्टिंग सेशन ऑन वैल्यूज होता है। वैल्यू एजुकेशन होता क्या है, इसके बारे में हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताने की कोशिश की है कि वैल्यू एजुकेशन जो होगा काफ़ी डिटेल में है, लेकिन दोस्तों इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। वन डेफिनेशन रिफर टू इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो young people and initiation into value and giving knowledge of the rules needed to function in this model relating to other people and seek development in the student and grasp करना to certain underlying principle को, and together with ability and apply these rules intelligently and to have settled disposition disposition को, and so and do so. Some researcher use the concept value education as an umbrella of concept that include, और जो रिसर्चर जो है अलग अलग तरीके से इंक्लूड करता है मोरल एजुकेशन को। वैल्यू एजुकेशन में जो इंक्लूड करता है रिसर्चर मोरल एजुकेशन, सिटीजनशिप एजुकेशन, और जो इसका थीम होती है वैल्यू एजुकेशन की, जो एक राह दिखाने की कोशिश करती है, वो ये होती है कैरेक्टर क्या है, मोरल डेवलपमेंट कैसे है, रिलीजियस एजुकेशन कैसी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है कि नहीं है, और सिटीजनशिप एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, जो कि इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रूसा जो कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रूसा के, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, टू इंश्योर advocate availability of quality faculty. Option C, to create new institution through upgradation of existing autonomous colleges. Option D, to downgrade universities with poor infrastructure into autonomous colleges. तो दोस्तों हम अगर देखते हैं कि रूसा का जो फुल फॉर्म, रूसा की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू इम्प्रूव करना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन को। ऑप्शन बी देखते हैं, टू इंश्योर एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, ये भी ऑप्शन सही है। टू क्रिएट करना न्यू इंस्टीट्यूशन, नए इंस्टीट्यूशन बनाना और उसको अपग्रेड करना जो एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, ये रूसा के ऑब्जेक्टिव हैं। और डाउनग्रेड करना, ऑप्शन डी अगर देखते हैं, डाउनग्रेड करना यूनिवर्सिटीज़ को विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनोमस कॉलेजेस। दोस्तों डाउनग्रेड करना नहीं होता है, अपग्रेड करना होता है। इस वजह से ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए, बी एंड सी हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑप्शन बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो रूसा के बारे में
रूसा के बारे में कुछ यहाँ बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं, और उसके जो इस्टेब्लिशमेंट है या उसके वो क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो पढ़ते हैं रूसा के बारे में। रूसा है क्या? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें और इसको मगअप कर लें कि क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो वन लाइनर पे बेस होते हैं। अगर ये एक जो होती है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन के तरीके से काम करती है, ऑन हॉलिस्टिक स्कीम है किसकी डेवलपमेंट की, जो हायर एजुकेशन इंडिया में है। और ये शुरू किया गया था 2013 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के द्वारा शुरू किया गया था, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अगर इसको देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हम सभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ हम बताने की कोशिश करेंगे। वैसे अपने एंड पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो इम्प्रूव करना ओवरऑल क्वालिटी एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय इंश्योरिंग दैट ऑल इंस्टीट्यूशन conform to prescribed norms and standard, adopt accreditation as a mandatory quality ensure framework। और ऑप्शन और अगर दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो अशर जो ट्रांसफार्मिंग है, रिफॉर्म करता है स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम को, किसके द्वारा? बाय क्रिएटिंग फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, किसके लिए? प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एट किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे। और प्रमोट करता है ऑटोनॉमी को स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और इम्प्रूव करता है गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशन। और थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं तो इंश्योर करता है एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और एनेबल करता है कॉन्वर्जेशन ऑफ सम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इनटू रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एज per with the best in the world to create opportunities. State undertake reform in the affiliation system in order to ensure that the reform and resource requirements of affiliated colleges are adequately met। तो दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर लास्ट पॉइंट को देखते हैं तो इंश्योर करता है एडवोकेट availability of quality faculty in all higher education institution to ensure capacity building and at all level of development। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप ये जितना भी हमने अभी तक बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। तो ये जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है वो कहाँ सिचुएटेड है, इसके बारे में पूछा गया है। कोलंबो में ऑप्शंस हैं, कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी काठमांडू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। देखते हैं कि साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है क्या। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, और जो स्पॉन्सर की जाती है एट मेंबर स्टेट के द्वारा, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कि जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, आसियान यूनिवर्सिटी है, वो किसके द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। तो अब सार्क के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। और जो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उसमें अफ़गानिस्तान आता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और जो साउथ आसियान यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टार्ट हुई थी 2010 में,
और ये इसका जो टेम्परेरी भवन है वो इंडिया में है, और इसका जो परमानेंट कैंपस है वो भी अ, मैदान गिरी इन साउथ दिल्ली इंडिया में है। और जो अगला है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है। और इस जो फर्स्ट एकेडमिक सेशन था इसका यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शुरू किया गया था, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो अगस्त 2010 में शुरू किया गया था। और सिर्फ दो पोस्ट ग्रेजुएट में दो पोस्ट ग्रेजुएट से जैसे एकेडमिक प्रोग्राम इन किसमें, इकोनॉमिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में। लेकिन 2014 में जो था ये मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम इन किसमें शुरू किया गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ एंड सोशोलॉजी। और इसके बारे में कुछ और दिया गया है, देखते हैं क्या है। द डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल मेंबर नेशन ऑफ द सार्क according to intergovernmental agreement signed by foreign ministers of 8 SAARC member। जो जो ये यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है रिकॉग्नाइज की जाती है सभी मेंबर के द्वारा जो सार्क में है, और ये इंटर गवर्नमेंटल साइन की जाती है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा जो सार्क के मेंबर हैं। और साउथ एशियन आसियान यूनिवर्सिटी जो होती है वो अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम ऑल द 8 सार्क कंट्रीज। और हालांकि जो स्टूडेंट हैं वो दूसरी कंट्री जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो कंट्री जो भी ये जो कंट्री है उसका एक कोटा सिस्टम होता है एडमिशन के लिए, जो स्टूडेंट होते हैं। और हर साल जो होता है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो मल्टीपल सेंटर में होता है। मल्टीपल सेंटर होते हैं जो अलग अलग जो सार्क कंट्रीज़ हैं उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से आपके एंड पे हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे।